हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है एमजेपीआरयू में एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का। तो इसके जो भी सिलेबस है एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इसका सिलेबस वगैरह है आप लोगों ने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको हमारा जो चैनल है उस पर टेलीग्राम पर वहां से आप लोग उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फार्म फाइनेंस क्या है, या इसके बारे में जिसे पढ़ना है हमें तो क्या है। दिया गया है इसमें कि भारत वर्ष में अधिकांश किसान छोटे तथा सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जोत है। छोटे आकार की जोत होने के कारण ऐसे अधिकांश किसानों की आय का स्तर भी बहुत नीचा है। मध्यम तथा बड़ी जोत वाले अधिकांश किसान भी प्रायः गरीब ही हैं। उपभोग मूलक खर्चों को निकालने के बाद खेती में लगाने के लिए उनके पास बहुत कम धन बच पाता है। इस प्रकार कृषि व्यवसाय में प्राप्त होने वाली शुद्ध आय की राशि कम होने के कारण बचत भी कम हो रह जाती है। तो इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगा देता है, उस बार फसल बढ़िया से नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों में ही काफ़ी खर्च आ जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आगे दिया गया है कि अतः किसानों के पास उपलब्ध पूंजी कृषि व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी से बहुत कम होती है। इसमें कहा गया है कि अतः किसानों के पास उपलब्ध पूंजी, जो किसानों के पास पूंजी होती है कृषि व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी, जो कृषि करने के लिए आवश्यक पूंजी होती है और जो उनके पास जो पूंजी होती है, उस ऐसी परिस्थिति में आवश्यक पूंजी के लिए किसानों को बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि फसल किसान ने बोई, किसी वजह से वो खराब हो जाती है, तो वो फिर से फसल कैसे बो पाएगा, उसी में दिक्कत हो जाती है। और जैसे किसान दवाई लेकर आ रहा है और उसमें डाल रहा है, लेकिन उस दवाई से कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए खर्चा तो वही लग रहा है ना, खर्चा तो ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि एक बार वो दवाई डाल चुका है, उसके बाद फिर से वो दवाई ला रहा है, तो खर्चा तो उसमें बढ़ रहा है। इसलिए इसमें बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यक पूंजी के लिए किसानों को बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाहरी स्रोतों मतलब जैसे किसी के पास जानवर है, ठीक है, पशु पालते हैं कुछ किसान जो होते हैं, जैसे पशु पालते हैं तो उनको उधर से मिल जाता है, डेयरी वगैरह से दूध वगैरह बेचकर घी बेचकर, तो उससे उन्हें मिल जाता है, तो बाहरी स्रोत हो गए वो है, ठीक। तो उसके बाद दिया गया है कि फार्म प्रबंध का वह भाग जिसका संबंध फार्म व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी पर अधिग्रहण एवं उसके उपयोग की व्यवस्था करनी होती है। तो इसमें बताया गया है कि फार्म प्रबंधन का वह भाग, फार्म प्रबंधन का वह भाग है फार्म वित्त जिसका संबंध फार्म व्यवसाय मतलब कार्य, जो उसमें कार्य व्यवसाय रोजगार के लिए आवश्यक पूंजी का अधिग्रहण, मतलब आवश्यक पूंजी जो लागत लगती है उस पूंजी को का अधिग्रहण एवं उसके उपयोग की व्यवस्था करना होता है। तो जैसे अब हमारे खेत पर मान ली हमारे पास कोई खेत है, तो उसमें हमने और जैसे और जो लोग हैं उनको काम के लिए हमने बुलाया, और उनका ऐसा है कि उनकी जो सैलरी है या जो भी दिहाड़ी मान लीजिए आप, दिहाड़ी जो उनकी देनी पड़ेगी वो दिहाड़ी हम दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें अधिग्रहण करना पड़ेगा, मतलब उसकी पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, इकट्ठा होनी चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि अतः फार्म वित्त के अंतर्गत 2 बातों को सम्मिलित किया गया है। कौन सी 2 बातों को फार्म वित्त के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, देख लेते हैं। तो प्रथम दिया गया है प्रथम पूंजी का अधिग्रहण, एक्वेशन ऑफ कैपिटल। द्वितीय प्राप्त पूंजी का कृषि व्यवसाय में उचित उपयोग। प्रथम दृष्टिकोण में उन सभी स्रोतों के अध्ययन का समावेश होता है जो किसानों को धन की पूर्ति
के लिए ऋण प्रदान करते हैं। द्वितीय दृष्टिकोण में किसानों के स्वयं के धन एवं प्राप्त ऋण का कृषि व्यवसाय में उचित लाभ प्राप्त के लिए उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि अतः फार्म वित्त के अंतर्गत दो बातों को सम्मिलित किया गया है। जैसे दो बातों को सम्मिलित किया गया है, प्रथम और द्वितीय को। जैसे उसमें प्रथम में बताया गया है पूंजी का अधिग्रहण, पहले में क्या है पूंजी का अधिग्रहण करना, और फिर द्वितीय में बताया गया है, दूसरे में बताया गया है कि प्राप्त पूंजी का कृषि व्यवसाय में उचित उपयोग। उचित उपयोग मतलब ऐसे ही नहीं बर्बाद करना है पैसों को, तो उसी हिसाब से बताया गया कि उचित उपयोग उसका करना चाहिए कि जहाँ पर खर्च लग रहा है या देना ही जरूरी है तो वहाँ पर खर्च दिया जाए, और बेफिजूली खर्चे जो होते हैं उनमें खर्च ना किया जाए, उस चीज को बताया गया है। इसके जो है उन सभी स्रोतों के अध्ययन को सतावेश होता है, मतलब वो उसमें सब आ जाते हैं। और द्वितीय पूंजी का कृषि व्यवसाय में उचित उपयोग हो, और प्रथम के हिसाब से इसमें क्या है दृष्टिकोण में उन सभी स्रोतों का अध्ययन सतावेश होता है। प्रथम में उनका मतलब सभी का सतावेश होता है। तो इसमें और उसके बाद है जो किसान को धन की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करता है, जो किसान को धन की पूर्ति के लिए जो ऋण प्रदान करता है, लोन प्रदान करता है, तो उसके में क्या है कि द्वितीय दृष्टिकोण में किसानों के स्वयं के धन एवं प्राप्त ऋण का कृषि व्यवसाय में उचित लाभ प्राप्त के लिए उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फार्म वित्त के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का हल निकाला जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। तो फार्म वित्त के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का हल निकाला जाता है, उनका जो है निम्न प्रकार से हल है। क्या है, किसान को ऋण लेना चाहिए या नहीं, मतलब जिसमें से कुछ है हल निकाला जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। हल निकाला जाता है कि जैसे किसानों को ऋण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसान उद्देश्य के लिए ऋण लेना है, और फिर उसके बाद है कितनी राशि उधार लेनी है, या उसे कब ऋण लेना चाहिए, या उसे किस स्रोत तथा किस दर पर ऋण लेना चाहिए। फिर उसके बाद प्रत्याभूति के लिए किसका उपयोग किया जाए। फिर उसके बाद जोखिम का स्वीकार्य स्तर क्या होना चाहिए, और उसके बाद है ऋण का भुगतान कब और कैसे किया जाना चाहिए। इस प्रकार फार्म वित्त प्रबंधन का ज्ञान ऋण देने वाली संस्थाओं को किसानों की साख तथा ऋण के भुगतान की क्षमता का सही निर्धारण करने में सहायता मिलती है, उसका सही निर्धारण करने में सहायता मिलती है। फिर अगला है इसमें हमारा जो आ जाता है हमारा कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ क्रेडिट, साख का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसमें दिया गया है कि जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे ऋण कहते हैं। जिसे हमने दूसरे से उधार ले लिया, ऋण ले लिया, लोन ले लिया कह दिया हमने, जिसे लोन ले लिया उसमें दूसरों से ही लोन लिया जाता है। जैसे बहुत सी इस टाइम पर तो बहुत सी कंपनियां आ गई हैं जो लोन देती हैं। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि कंपनियों के हिसाब से नहीं हुआ था, बैंक से लोन मिलता था और उसके अलावा में जैसे जो जमींदार हुआ करते थे तो उनके पास ज़्यादा पैसा होते थे तो वो लोग जो है लोन मतलब ऋण दे दिया करते थे। तो क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रेडो से हुई है। इस चीज को आपको याद रखना है कि क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, क्रेडो शब्द से हुई है। ठीक, जिसका अर्थ विश्वास या भरोसा है। क्रेडो का अर्थ है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्रियों में साख के विभिन्न अर्थ किए हैं, जैसे व्यापार में साख से अभिप्राय ख्याति ग्रोड बिल से होता है। यही खाते में साख का अर्थ देनदारी से लिया जाता है, और अर्थशास्त्र में साख का अर्थ भविष्य में वस्तु या सेवा के भुगतान करने से होता है। तो ये तो डिफिनेशन हो गई है इसकी, ये वाली हो गई है डिफिनेशन, जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है। तो ये वाली डिफिनेशन हो गई है, इसको आप लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है राजगोपालन क्या है ये कृषि साख से तात्पर्य सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी तबीयत खराब है। इसमें हमारा पहला दिया गया है कि राजगोपालन कृषि साख से तात्पर्य निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है। किस राशि से है? जो फार्म
विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध होती है। तो इसमें बताया गया है कि राजगोपालन कृषि शाख से तात्पर्य निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है, उस राशि से है जो निवेश मतलब खर्च किए जाने वाले उस धन से है, धन की उस राशि से है जो फार्म विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध होती है। तो इसमें बताया गया है ये कि जो भी उसमें खर्च आता है वो फार्म के विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से ही के हिसाब से ही उसकी पूर्ति के लिए उपलब्ध होती है। इसी को इंग्लिश में दिया गया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट माय वी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, ठीक है, फिर मेड अवेलेबल फॉर द प्रपोज ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेंस ऑफ फार्म प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें यही इसी चीज को ये जो है इसी चीज को यहाँ पर जो है इंग्लिश में कर दिया गया है। जो भाई लोग इंग्लिश वाले हों वो इंग्लिश यहाँ से पढ़ ले आराम से, वो इस चीज को चाहे तो लिख सकते हैं। और डॉक्टर आर आई सिंह, तो डॉक्टर आर आई सिंह के हिसाब से क्या है कि ग्रामीण साख वह मुद्रा या पूंजी है जिसे एक कृषक या ग्रामीण व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अपने कार्य में खर्च, अपने परिवार के खर्च या कुटीर उद्योग में खर्चे पूरा करने के लिए उधार लेता है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों में इसी चीज को बताया गया है कि जो खर्च के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो किस चीज के लिए जो है किस चीज के लिए खर्च किए जाते हैं, किस खर्चे के लिए लिए जाते हैं, जैसे उसकी वृद्धि के लिए या उत्पादकता में वृद्धि के लिए या विकास के लिए, या उसमें जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण व्यक्ति जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें, तो उसके लिए उस खर्चे को जो है पूरा करने के लिए लेते हैं। तो पहला जो था राजगोपालन के द्वारा दिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि फार्म विकास और उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से, और डॉक्टर आर आई सिंह ने बताया है कि ये एक कृषक या ग्रामीण व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने कार्य में खर्च, अपने परिवार के खर्च या कुटीर उद्योग के खर्च पूरा करने के लिए उधार में लेते हैं। तो इसी चीज को इंग्लिश में बताया गया है कि रूरल क्रेडिट इज द मनी ऑफ कैपिटल विच ऑफ फार्मर और रूरल पर्सन ब्रॉस फ्रॉम अदर्स फॉर मीटिंग आउट एक्सपेंडिचर फॉर हिज फार्म और या एंड फैमिली और या एंड कॉटेज एंटरप्राइजेस। उसके बाद इसमें बताया गया है कि साख के आतत्व वयस्क जिसे एसेंटियल्स ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं। इंग्लिश में हम एसेंटियल ऑफ क्रेडिट्स कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है साख के आतत्व वयस्क। तो इसमें बताया गया है कि एक्सटेंशियल्स ऑफ क्रेडिट, एसेंटियल्स ऑफ क्रेडिट के लिए वेट का प्रयोग किया जाता है। बी से अभिप्राय ब्रीफ, विश्वास, ब्रीफ मतलब विश्वास। ए से अमाउंट, धनराशि, अमाउंट मतलब धनराशि, और टी से टाइम, तो वेट का जो मतलब हो गया है वो यही हो गया है कि जैसे बी से मतलब हो गया ब्रीफ मतलब विश्वास, ए से हो गया है अमाउंट मतलब धनराशि, टी से हो गया टाइम समय से। फिर इसमें दिया गया है कि विश्वास बिलीफ के बारे में बताया गया है। तो बिलीफ के बारे में है कि साख के लिए ऋणदाता एवं ऋणदान दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रखना आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं है तो लेन देन संभव नहीं है। तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे अगर आपको हम पर विश्वास है कि हम आपको पास करा सकते हैं एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर या किसी भी यहाँ पर एग्जाम में की तैयारी कर रहे हो, उसके बेस पर अगर आपको हम पर विश्वास है तब तो आप हमसे पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तब तो आप हमसे नहीं पढ़ेंगे, सीधा से यही मतलब है। तो उसी हिसाब से इनका ये सिस्टम है कि यदि विश्वास नहीं है तो लेन देन संभव नहीं है। तो वही हमारा और आपका सिस्टम हो गया है कि अगर आपको हमसे फायदा नहीं होगा, जो हम पढ़ाएंगे वो अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही तो है कि अगर आपको हमसे फायदा नहीं हो रहा है तो आप हमारी वीडियोज क्यों देखेंगे।
तो वही सिस्टम इसमें है कि अगर विश्वास नहीं है हमारे और आपके बीच में तो ये लेन देन संभव ही नहीं है। तो उसी चीज के बारे में बताया गया था, विश्वास, बिलीफ के बारे में। फिर आगे दिया गया है दूसरा कि मूल्य का हस्तांतरण, मूल का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो इसमें बताया गया है कि साख के लिए धन का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होना आवश्यक है, हस्तांतरण होना आवश्यक है। मूल्य का हस्तांतरण, साख के लिए धन का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होना आवश्यक है। हस्तांतरण मतलब हस्ताक्षर वगैरह, अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होना आवश्यक है। अगला हमारा है कि टाइम, समय। मूल्य का हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब ये है कि जैसे हमने आपको एक समय दे दिया है कि उस समय तक हमारी वीडियो जो है आ जाएंगी, उसके बावजूद भी हम नहीं अगर ला रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। तो उसी हिसाब से इसमें दिया गया है कि हस्तांतरण के बारे में, ठीक है, कि आप मूल्य का हस्तांतरण, वैल्यू जो उसकी होती है, ट्रांसफर मतलब लेन देन के हिसाब से कब आप हमें घुमाएंगे, वापस करेंगे, ठीक, उसी हिसाब से इसमें दिया गया है। हस्तांतरण करना, लेन देन करना, बदलाव करना, मतलब जैसे मैंने आपको पैसे दिए और आपने लिख लिए हैं और ये कब हम काटेंगे, जब आप हमें देंगे तभी तो हम काटेंगे। जब आप मतलब लेकर गए हैं और हमने डेट वगैरह सब चढ़ा कर रखी है अपने पास, और तो जब आप आएंगे तभी तो उसे काटा जाएगा। आपसे हमने सिग्नेचर करा लिए, आपके हस्तांतरण भी हो गया, ठीक है। तो हस्तांतरण का इसमें यही मतलब है सीधा साधा कि आप हमसे पैसे लेकर गए, उसके बाद आपने फिर से हमें पैसे हमारे घुमा दिए, तो यही ट्रांसफर का सिस्टम है इसमें, हस्तांतरण। उसके बाद दिया गया है समय, कि समय क्या है कि साख के लिए आवश्यक है कि रुपए लेने और उसका भुगतान करने के बीच समय का अंतर। तो इसमें समय का ये सिस्टम दिया गया है कि जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है, दिसंबर में आप लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो आगे जो आने वाला समय है, हमारे और आपके बीच एक समझौता हुआ कि हम जो है आपको वीडियो जनवरी तक जो है सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक समय हो गया, ठीक। उसके बीच में अगर जो अंतर आता है, हमने जैसे एक समय में आपसे कहा कि इस समय तक हम वीडियो आप तक प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि उस समय तक अगर हम भुगतान कर देते हैं तब तो समय सही रहा, ठीक है, समय में हमारे अंतर नहीं हुआ है। और इसी बीच अगर हो जाता है कि हमने कहा था जनवरी तक हमारा सब पूरा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन सिलेबस नहीं हो पा रहा है, तो इसमें समय में अंतर हो जाएगा। तो उसी चीज के बारे में ये बताया गया है कि साख के लिए आवश्यक है कि रुपया लेने और उसका भुगतान करने के लिए, तो उसमें जो है पैसे लेने और उसका भुगतान करने में, जो कि अभी हमने हस्तांतरण में आपको पूरा बता दिया था सिस्टम, ये दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, ठीक है। तो उसी के बारे में ये था। फिर उसके बाद है नेचर एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एक और ये वाला और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये अगली वीडियो में आप लोगों को शाख का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट बता देंगे, ठीक है। तो इसमें है कृषि शाख का स्वभाव और प्रयोग, मतलब नेचर एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो इसमें दिया गया है कि आवास के लिए मकान व पशुओं के लिए घर बनवाने, फसल बोने से पककर तैयार होने तक परिवार उपभोग के लिए शादी ब्याह जन्मोत्सव जैसे सामाजिक दायित्वों एवं मृत्यु भोज की परंपराओं निपटाने के लिए ऋण लेने और ऊंची दर का ब्याज भुगतान कर श्रम बंधक प्रथा की कड़वी घूंट पीकर भी संसार एवं लोक मर्यादा के अनुरूप खर्चा करना भारतीय किसान के लिए अनिवार्य होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि शादी ब्याह वगैरह जन्मोत्सव हो गए या सामाजिक दायित्व हो गए या मृत्यु भोज वगैरह, तो इन सबको जो है निपटाना या इनके लिए जो है ऋण लेना, ब्याज पर ऋण लेना और उनका भुगतान करना, श्रम बंधक, जो कि जिसे श्रम बंधक मतलब ये ऐसा हो गया है कार्य का बंधना, और इसको बताया गया है कि ये कड़वी घूंट है, सबको पीना पड़ता है। तो वो तो सही बात है कि जैसे शादी ब्याह जो है तो इसमें जो है सबको बंधना भी पड़ता है और इसमें जो है
खर्च भी इसका सभी को ही उठाना पड़ता है, चाहे वो लड़की की शादी हो चाहे फिर वो लड़के की शादी हो, खर्च तो दोनों में ही होता है। बस फर्क इतना होता है, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है, जैसे लड़के में कम होता है और लड़की में ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से इसमें बताया गया है। और जिसे इसमें बताया भी गया है, सांसारिक घूंट पीकर भी सांसारिक एवं लोक मर्यादा के अनुरूप खर्चा करना भारतीय किसान के लिए अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है मतलब वो तो करना ही पड़ता है, तो इसलिए वो अनिवार्य होता है। हर किसान करता है या कोई भी हो, तो हर व्यक्ति वो करता है। तो इस चीज को आप जो है बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप अपने से रिलेट करेंगे या अपने आसपास से रिलेट करेंगे तो ये आराम से आपको याद करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। पंचायतों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी उसे अनुत्पादक ऋण लगातार लेते रहने की विशेषता है। ऋण लेते रहने की विशेषता है। फिर आसामी बागवानी खेती में अनिश्चित उत्पादन और निश्चित श्रम चुकाने के लिए ऋण के सिवाय कोई अन्य चारा भी नहीं होता है। तो इसमें यह बताया गया जैसे गरीब किसान है तो वो इतना कहाँ से पैसा बना पाएगा कि अगर मान लिया किसी के पास थोड़ी सी खेती है और उसे शादी ब्याह करना है, तो शादी ब्याह में जो है जाहिर सी बात है 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उसकी एक फसल में उतना नहीं बन पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसे फिर लोन लेना पड़ेगा या ऋण लेना पड़ेगा उसे, ठीक है, चाहे वो ब्याज पर ले या चाहे जैसे भी ले उसे लोन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा और फिर उसे समय से चुकाना भी पड़ेगा। अगर वो नहीं चुका रहा है तो उसे फिर उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से इसमें आगे दिया गया है कि इसी प्रकार उपभोग की आवश्यकताएं सामाजिक प्रतिष्ठा की मर्यादाएं लोक व्यवहार की परंपरा उसे ऋण के लिए बाध्य करती रहती है। जिसे तो इसमें बताया गया है कि इस प्रकार उपभोग की आवश्यकताएं, इसी प्रकार उपभोग की आवश्यकताएं मतलब जो उपभोग कर रहे हैं वो वाली आवश्यकताएं सामाजिक प्रतिष्ठा की मर्यादाएं। तो जैसे कहते हैं कि किसी ने शादी की तो शादी में जिसे नहीं बुलाया तो उसमें ये कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा आप जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, मर्यादाएं नहीं कर पा रहे हैं, मर्यादाओं का लोक व्यवहार, मर्यादाएं मतलब जो है सीमाओं में रहना, और लोक व्यवहार लोगों से जो है व्यवहारिक हो गए तभी तो। और प्रतिष्ठा वगैरह, प्रतिष्ठा मतलब अगर आप दूसरों की प्रतिष्ठा करेंगे, मान सम्मान करेंगे, सामाजिक मान सम्मान तो वगैरह वो सब उसी में आ जाता है। ऋण के लिए बाध्य करती है, ऋण के लिए मतलब इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर जैसे हम और आप एक मान लिया मित्र हैं और हमारे पास उतना पूंजी नहीं है लेकिन हम आपको फिर भी बुला रहे हैं, तो हमें तो आपका खर्चा जो है उठाना ही पड़ेगा, आपको खाना खिलाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसी हिसाब से तो अगर हमारे पास नहीं है तो हमें तो ऋण लेना ही पड़ेगा, तो उसी लिए ये बाध्य करती हैं, तो उसी हिसाब से ये बाध्य हो जाती हैं। तो आगे है कि अकाल सूखा, अनावृष्टि, अधिक जल प्लावन व टिड्डी दलों के आक्रमण की मार भी भारतीय किसानों पर ऋण भार को बढ़ाते रहने में अपनी भूमिका निरंतर निभाती रहती हैं। इस प्रकार कृषकों को निर्धनता, अनार्थिक जोतों का बाहुल्य, कृषि पर निरंतर बढ़ता भार, कुटीर व घरेलू उद्योग का अभाव, अस्वस्थता, बीमारी, पैतृक ऋण को ईमानदारी से चुकाते रहने की मर्यादाएं, कृषक की अशिक्षा, सामाजिक व धार्मिक फिजूली खर्चियां, मुकदमेबाजी की आदतें, पशुधन का नुकसान, कृषि व्यवहार की कटौतियां, कृषक परिवार ऋण को निरंतर बढ़ाती जाती है और इस सब के दूषित प्रभाव का कारण हमारी कृषि जड़ हो गई है। तो इसमें उसी चीज के बारे में बताया गया है कि जैसे एक गरीब किसान क्या करेगा, जैसे उसके पास कोई भी पूंजी नहीं है तो वो कहाँ से खर्च उठा पाएगा, तो उसी हिसाब से इसमें सब बताया गया है कि कैसे क्या करना है। और ये मान लीजिए अगर जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, जितना भी ये पढ़ाया है, अगर इसको आप फिर से एक बार और पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको मतलब एक बार लिख भी लेते हैं तो ये तो बिल्कुल फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर एग्जाम हो उससे पहले एक बार बस नज़र डाल लो,
बस उसके बाद आराम से आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना, हफ्ता भर मुश्किल से लगेगा, हफ्ता भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आगे की वीडियोस पाने के लिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और इसमें जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो आप लोग एक बार में पढ़ लेंगे तो आपको आराम से याद भी हो जाएगा, कोई इसमें रटने की कोई बात नहीं है और ज़्यादा समझाने वाला भी नहीं है। एक सामान्य से किसान के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं, तो उसी हिसाब से इसमें बताया गया है कि आप लिख भी सकते हैं। तो इसमें चाहे तो इसमें जो है जो कीज है इसकी, तो वो आप अगर आपने वो कीज पकड़ ली तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो एक ही बार में आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।